वो यही देखिए, कैपिटलिज्म की एक इकोनॉमी है, एक बड़ी सुपर पावर है इस वक्त पूरी दुनिया में, और यूनिपोलर वर्ल्ड हो चुकी है, एक हो चुकी है, रशिया कोलैप्स कर चुका है एज इकोनॉमिक पावर। और ऐसे हालात में जितने भी मुल्क हैं वो जब तक कोई सोशल ऑर्डर या किसी किस्म की उनकी आपस में बहुत सारे मुल्कों की किसी इकोनॉमिक कंडीशन पे या इकोनॉमिक पैक्ट पे जो इस्लामी बुनियादों पर हो, उस पर जब तक इत्तेहाद नहीं होगा, कोई भी मुल्क अकेले इस एनवायरनमेंट में वो नहीं कर सकता। और जब वो अपनी इकॉनमी की बुनियाद वही रखेंगे जो कैपिटलिज्म होगी, तो जाहिर है वो इस्लाम अपने पूरे रिजल्ट तो दे नहीं सकेगा ना, जब तक उसे एज ए होल आप नहीं इन्फोर्स करेंगे या उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये बात नहीं है कि बुनियादें मौजूद नहीं है। इस्लाम का जो इकोनॉमिक सिस्टम है, मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं। कैपिटलिज्म एक एक्सट्रीम है जहाँ सरमाया चंद हाथों में आकर ख़त्म हो जाता है, और ये मार्क्सिज्म या सोशलिज्म जिनकी बुनियादें, जिसकी आप अभी बात कर रहे थे कि महदूद मलकियत या मलकियत का ना होना, ये इस्लामी जो इंसान की बुनियादी एक तख्लीक है या इंसान का बुनियादी जो जिबिल्लत है उसके ही खिलाफ है, फितरत के ही खिलाफ है, और इसी वजह से कोलैप्स किया है रशिया ने, और आप इन बुनियादों पर कभी भी कायम नहीं कर सकते। डॉक्टर लाल खान साहब को मेरा ख्याल ऐसे इत्तेफाक नहीं है कि इंसान की जिबिल्लत का मसला है। पहले तो ये कि एक वक्त था जब इंसानों को कैनिबलिज्म था, तो क्या इंसान की फितरत है इंसान को इंसान खाना? इंसान खाता रहा इंसान को। कैनिबलिज्म रहा है दुनिया में। कंडीशंस डिटरमिन कॉन्शियसनेस, हालात शऊर का तयन करते हैं। एक आदमी एक कैफियत से गुजरे ही ना उसकी, कभी उसका अदराक नहीं हो सकता उसका। इसी तरह हम देखते हैं कि जो फितरत है वो बदलती रहती है। हमें ये बताया गया है कि ये मिल्कियत का निज़ाम, ये निजी मिल्कियत, ये हमेशा से थी, हमेशा रहेगी। ना ये हमेशा से थी, ना ये हमेशा रहेगी। ये तो 2 साल के बच्चे पे भी मिल्कियत का तस्वर होता है, ये मेरा खिलौना है, ये तुम्हारा खिलौना है, क्योंकि सिस्टम पढ़ाता है। अब वो 2 साल के बच्चे को क्या तालीमी निसाब, अब माँ बाप जो बातें करते हैं, जो आसपास का माहौल होता है, वो क्या होता है, हर जगह लालच है, प्लॉट है, गाड़ी है, चीजें हैं। जानवरों में आप कर रहा था जो बात, अगर मेरी वो मुकम्मल हो जाती, बात यह है कि देखिए कि अगर आप ये कर दें कि सारी की सारी पर्सनल मलकियत के तस्वर को ख़त्म कर दें, नफ़ी कर दें, तो फिर तो इंसान को शायद कुछ अरसे बाद ये अगर सिस्टम रहेगा तो वो डेवलप करने की और मेहनत करने की ही आदत से महरूम हो जाएगा इंसान। किसके लिए वो काम करेगा? तो वो तो ह्यूमन सिविलाइजेशन ही कोलैप्स कर जाएगी अगर इससे को आप लंबा अरसे तक अगर ये चल पड़ा, और ये कभी भी नहीं चलेगा। इसमें देखें 2 चीज़ें। पहले तो ये कि यहाँ कोई आदमी अमीर अरबपति नहीं हो सकता अगर वो दूसरे का इस्तेसाल नहीं करता। और यहाँ पाकिस्तान में एक्चुअली इस्लाम का मसला है ही नहीं। यहाँ मुसलमान का इस्तेसाल कर रहे हैं, या इस्लाम का मसला कहाँ से आ गया? इस मॉडर्न इकोनॉमी में, इस वर्ल्ड इकोनॉमी में, जहाँ 250 मल्टीनेशनल्स 90% वर्ल्ड इकोनॉमी को कंट्रोल करती हैं, 6000 इंडिविजुअल है जिनके पास 6 अरब लोगों से ज़्यादा पैसा है, वो तमाम जो एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ होती जा रही है, और दूसरी तरफ डिप्रीविएशन होती जा रही है। आज से 15 साल पहले इस कुराए अर्ज़ पर 2.5 अरब लोग गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे थे, अब 4.5 अरब लोग गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं। इंडिया में हर रोज़ 54,795 लोग गुर्बत की लकीर से नीचे गिर रहे हैं। ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया का देखें। चाइना में यही डाइवर्सिफिकेशन है। यहाँ आज से 10 साल पहले 10,000 लोग पाकिस्तान में गुर्बत की लकीर से नीचे गिरते थे, आज 25 से 30,000 लोग गुर्बत की लकीर से नीचे गुजर रहे हैं। अब ये जो अन्याय हो रहा है, ये एक यलगार जो है कैपिटलिज्म की, इसको एक साइंटिफिक मेथड से तोड़ा जा सकता है, और उसका साइंटिफिक अल्टरनेटिव जो है वो इस मार्केट इकोनॉमी की जगह एक मुश्तरका इश्तराकी सोशलिस्ट प्लान्ड इकोनॉमी है कि तमाम वसाइल मुश्तरका हों, उनको प्लान किया जाए सोसाइटी में, उसके मुताबिक बनाई जाए चीज़ें बनने की नौयत बदल जाएगी। मसलन इस मुल्क में इतनी गाड़ियों की ज़रूरत नहीं है, ये सारी तरजीहात का तयन इज्तिमाई तरजीहात और होती है, इनफरादी तरजीहात। मईशत की बुनियाद इल्म है, और वो उसमें जो है वो सरमायाकारी का या मजहबी या कोई ऐसा नहीं, वो हर जगह पर मईशत जो है वो इल्म की बुनियाद पे आगे बढ़ती है। ये जो 57 के करीब इस्लामी ममालिक हैं, इनकी इल्मी हैसियत इस वक्त क्या है? दुनिया के आज के इल्म में इनका हिस्सा क्या है? वाई शुड द वर्ल्ड accept their offer of the solution which they are carrying, which nobody knows, however it somehow अगर कोई है दुनिया को ये तो ये लोग कहते हैं कि ये इस्लाम का कसूर नहीं है, ये मुसलमानों का कसूर है। जी, एक बहुत अच्छी कोटेशन है फ्रित्जोफ शूअन की, the east is sleeping over its truths and the west continues to live in error। मैं ये पूछना चाहूँगा कि वेस्ट की इल्मी हैसियत क्या है? बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सब कुछ है, क्या ट्रैक रिकॉर्ड है उनका?
इसराइल को देखें क्या कर रहा है, वेस्ट उसको बैक करता है। जहाँ पे आप दुनिया पे देखें मुसलमानों का खून बह रहा है, वेस्ट उसमें मुलविस है। वो इन्फॉर्मेशन है, वो इल्म की बात नहीं है। इल्म वो चीज़ होती है जो आपको विच इज़ गुड इन एंड ऑफ इटसेल्फ, जो इंसान को अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाए। इंसान को अच्छा ह्यूमन बीइंग वो चीज़ बनाती है जो इंसान के किरदार को चेंज करने की, ट्रांसफॉर्म करने की एक कैपेबिलिटी रखती है, ठीक है। और उसका एक ताल्लुक रिलीजन के साथ भी है। और मेरा ये ख्याल है कि जो मुसलमानों की जो इल्मी हैसियत है वो ये है कि वी आर द बेयरर्स ऑफ द इल्यूमिनेटिव नॉलेज। उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं है, उसमें बाकी ट्रेडिशनल सिविलाइजेशंस भी शामिल हैं। उसमें कन्फ्यूशियस भी हैं, हिंदू भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, जूस भी हैं। लेकिन जो मॉडर्न वर्ल्ड की इल्मी सलाहियत है, ये तो मेरे ख्याल के मुताबिक सबसे पस्त है। जी, मेरे ख्याल में एक तो इल्म पे थोड़ी सी, अगर इस इल्यूमिनेटिव इल्म की बदौलत इंसान ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं, उनका किरदार ज़्यादा बेहतर हो सकता है, तो फिर उसकी कुछ झलक उन माशरों में कहीं नज़र आनी चाहिए जो खुद को मुस्लिम अक्सरियती माशरे उन माशरों के अंदर जो एक असॉल्ट है वेस्टर्न सिविलाइजेशन की, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इट इज़ ओवरकमिंग दैट। और ये मुसलमानों के लिए चैलेंज है कि उसको रेजिस्ट करें। और मुसलमानों का पैगाम है फॉर द वेस्ट इटसेल्फ व्हिच इज सफरिंग फ्रॉम दैट नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज। लेकिन ये जो वेस्ट के उरूज से पहले का दौर है, अगर देखें मुसलमान सोसाइटीज़ क्या, तो वो भी इखलाकी एतबार से बड़ी पामाल सोसाइटीज़ थी। उसकी जिम्मेदारी किस पे है? जी, वेस्ट दैट इज फ्रॉम वेस्टर्न ट्रेडिशन। उससे पहले की बात कर रहा हूँ, जो मगरब का गलबा हुआ उससे पहले की मैं बात करता हूँ। जी, मगरब के गलबे से पहले जो मुसलमानी इस्लामिक सोसाइटी में पामाल थी। जी हाँ, आई डोंट थिंक सो। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे देखें ना, आप इस्लामिक सिविलाइजेशन को देखें मगरब के आने से पहले हमें सबसे पहले ये एहसास हुआ कि हमारी सोसाइटीज़ जो हैं पामाल हैं, ना कि सिर्फ पामाल हैं बल्कि यरगमाल हैं। ये जो बगदाद को जवाल हुआ, क्या सबब था जवाल? तो मंगोलों ने आके मारा। उसके अंदर मंगोलों के पास वो क्या चीज़ थी जो मुसलमानों के पास नहीं थी? मंगोलों के पास उस वक्त सिर्फ सफाकियत के अलावा कुछ भी नहीं था। और देखिए ना, एक अच्छा इंसान है और वो एक पीसफुली ज़िंदगी गुजार रहा है, उसको एक आम आदमी मार के उसको गोली मार देता है, तो उस आम आदमी की कमजोरी नहीं है वो, बल्कि जो खराब आदमी है उसकी बदमाशी है। मैं इस पर थोड़ी सी अर्ज करूँगा। तो उसमें दो चीज़ें, पहले तो ये कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि इस्लाम अपने वक्त में स्लेवरी के खिलाफ एक रेवोल्यूशन था। उसके बाद जब इर्तिका हुआ और जो इजादात हुई, उन इजादात से जो अकोमुलेशन ऑफ कैपिटल हुई, उससे फिर आप देखते हैं कि इस्लाम में मलूकियत आना शुरू हो गई, सो कॉल्ड इस्लामिक सिविलाइजेशन या रियासतों में। अब उससे क्या हुआ कि उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट बढ़ने शुरू हो गए, एक्सप्लॉयटेशन बढ़नी शुरू हो गई। एक वक्त में उन्होंने एक्सपेंड किया और हर तारीख की सल्तनत की तरह, चाहे वो कदीम मिस्र था, चाहे वो रोम था, चाहे वो यूनान था, चाहे वो चाइनीज सिविलाइजेशन थी, इस्लामिक जो रेनेसांस थी जो गई स्पेन तक, उसकी जो कंट्रैक्शन और फेलियर हुआ वो ये हुआ कि एक कोई भी ताकत जब उसके पास अकोमुलेशन वेल्थ होती है, वो उसको मजीद मोर हासिल करने के लिए जब एक्सपेंशनिस्ट होती है तो एक्सपेंशनिज्म उसको तोड़ देता है। जहाँ तक इल्म का ताल्लुक है, पहले तो क्वेश्चन ये है कि इल्म किस चीज़ का इल्म, कब एक इल्म प्रोग्रेसिव होता है, कब रिएक्शनरी होता है। पिछले 25 साल में जो लेट्स से कि मेडिसिन को आप देख लें, 1362 बड़ी इजादात हुई हैं, उनमें से सिर्फ 5 या 10 गुर्बत की बीमारियों के लिए, बाकी जितना एक्सपेंडिचर हो रहा है कॉस्मेटिक्स पे, रंग रोगन पे, बाल बनवाने, जिस्म टाइट कर, तो कहना है कि वो जो इल्म है वो इखलाकियात से आ रही है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि वो जो बिल्कुल एक मटीरियलिस्ट, एक हवस, एक मुनाफाखोरी के लिए इस्तेमाल हो, वो इल्म भी जहालत से बदतर। ठीक है, ये बड़ी अहम बात डॉक्टर लाल खान साहब ने कही कि अगर हमको अपने मसले हल करने हैं तो हम फिर उस मगरबी लिबरलिज्म की नकाली नहीं कर सकते जिसके नतीजे में सवाए वल्गैरिटी के हमारे हाथ कुछ आने वाला नहीं है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि मजहब उस निज़ाम की तश्कील में कितना बुनियादी किरदार अदा कर सकता है, इस पर हमने तफसीली बात की और इस बात का जायज़ा लिया कि मजहब के नाम पर जैसे कहा जाता है कि बाज़ डिस्ट्रक्टिव नौयत की सरगर्मियाँ भी हुई, तो साथ हमने ये भी देखा कि मजहब दुनिया की इज्तमाइयत की तश्कील में खैर को फ़रोग़ देने के लिए भी एक किरदार अदा कर रहा है। सवाल ये है कि इस वक्त इंसानों को दरपेश मसले अगर हमको हल करने हैं तो उसमें मजहब के किरदार को रीडिफाइन करना पड़ेगा, उसकी इज्तमाइयत के अंदर उसकी हैसियत को तस्लीम करना पड़ेगा और उसको री इंटरप्रेट करके अपने कौमी मसाइल के साथ और बैनुल-अक़वामी मसाइल के साथ उसको जोड़ना पड़ेगा। मैं अपने शुरका का बेहद शुक्रगुजार हूँ, डॉक्टर लाल खान साहिब, वजाहत मसूद साहिब, डॉक्टर एजाज अकरम साहिब और डॉक्टर रईक अहमद अब्बासी साहिब कि आप तशरीफ़ लाए और हमने इस बात को समझने की कोशिश की कि आलमी अमूर में मज़हब का किरदार क्या है
और कितना मरकज़ी है और उसमें मुस्बत पहलू कितना है और मनफी कितना, कोई बात हतमी नहीं होती। ये सिलसिला गुफ्तगू इंशाल्लाह जारी रहेगा और गौर व फिक्र के नए चराग चलते रहेंगे। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।